बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर वन। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक है। ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया की पहली जंग अजीम अव्वल, यानी ऐसी जंग जिसके अंदर पूरी दुनिया ही तकरीबन शामिल थी, ये सिर्फ एक मर्डर, एक कत्ल से शुरू हुई थी। और ऐसा भी नहीं था कि मॉडर्न पीरियड के अंदर वर्ल्ड वॉर वन एकदम से शुरू हो गई थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने के पीछे एक मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। वर्ल्ड वॉर वन का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसे समझना और समझाना दोनों ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आपको काफ़ी हद तक क्लियर किया जा सके। बेसिकली द फाइट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट फ्रॉम यूरोप, यानी यूरोप से वर्ल्ड वॉर वन की लड़ाई की शुरुआत हुई है। उस वक्त यूरोप के अंदर कंट्रीज़ के दो बड़े ग्रुप्स थे। एक का नाम था अलायंस और एक का नाम था सेंट्रल पावर्स। अब अलायंस ग्रुप के अंदर जो मुल्क शामिल थे उनमें फ्रांस, द ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और 1917 के अंदर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट भी अलायंस को ज्वाइन करता है। अब ये अलायंस ग्रुप को यूनाइटेड स्टेट क्यों ज्वाइन करता है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। और दूसरी तरफ जो सेंट्रल पावर्स ग्रुप था, इसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब मौजूदा दौर का ऑस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के अंदर दो अलग-अलग मुल्क हैं, लेकिन उस वक्त दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता था, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रिया हंगरी इकट्ठा कहा है। और ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर से मुराद मौजूदा दौर का तुर्की है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे से समझते हैं। जिस तरह एक क्लास के अंदर अमूमी तौर पर बच्चों के दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है टॉपर्स का, जो कि क्लास में हमेशा पढ़ते और आगे बैठे नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो कि पढ़ाई से हमेशा जान छुड़ाते नज़र आते हैं और वो क्लास के अंदर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब कभी टॉपर्स और उन बच्चों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो दोनों ग्रुप्स ही आमने सामने हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो ममालिक की शुरू में लड़ाई हुई थी, यानी दो कंट्रीज़ थे, लेकिन फिर पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक को ज्वाइन करना पड़ा। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने की वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन ये बेसिक शुरू होती है एक मर्डर की वजह से। अब इस पॉइंट को ज़रा यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही पूरी वर्ल्ड वॉर वन बेस करती है। ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंसेस, जिनका नाम आर्ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड है, 28 जून 1914 के अंदर ये जाते हैं साराजेवो नाम की जगह पर, जो कि बोस्निया का कैपिटल है। यहाँ बात को दोबारा से सुन लीजिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे हैं, जिनका नाम आर्ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड है। ये बोस्निया के कैपिटल साराजेवो की नाम की जगह पर जा रहे हैं। अब जब ये प्रिंसेस वहाँ पर जाते हैं तो ब्लैक हैंड एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसे यूनियन ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये इनको कत्ल कर देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। अब ब्लैक हैंड फर्डिनेंड का यानी प्रिंस का कत्ल क्यों करते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि बोस्निया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं सार्बियंस, और ये सार्बियंस इस बात को पसंद करते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल रहे बोस्निया का, या ये बोस्निया के साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी जो होता है वो इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना कंट्रोल ले आता है, जिसकी वजह से सार्बियंस इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंसेस फर्डिनेंड इनके यहाँ आता है साराजियो नाम की जगह पर, तो एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम पहले ही बता दिया गया है ब्लैक हैंड, वो इसको कत्ल कर देते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बड़का होता है, सार्बिया को डिमांड करता है। मैंने पहले ही बताया है कि सार्बिया एक कंट्री का नाम है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को सार्बियन कहा जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को 11 डिमांड करता है कि इन्हें पूरा करो, और सर्बिया इनमें से बहुत सारी डिमांड को मान भी लेता है, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं अगर वो उन्हें माने तो उनका अपना देश का वजूद ही ख़त्म हो जाए, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ही उन्हें ज़म होना पड़ जाए।
इसलिए सर्बिया मुकम्मल डिमांड मानने से इनकार कर देता है और ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बड़का होता है वो सर्बिया पर अटैक कर देता है। और ये अटैक होता है 28 जुलाई 1914 के अंदर, यानी यहाँ से वर्ल्ड वार वन की स्टार्टिंग डेट भी है। तो इस तरह से वर्ल्ड वार वन ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के दरमियान सबसे पहले शुरू हुई है। अब हमें पता है कि यूरोप्स के अंदर कंट्रीज़ के दो बड़े ग्रुप हैं, एक अलायंस और दूसरा सेंट्रल पावर्स। अब जब ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर अटैक कर देता है तो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए इसका ग्रुप मुल्क जो होता है, इसका कंटेम्प्रेरी, इसका फ्रेंड होता है रशिया, वो भी जंग की तैयारी शुरू कर देता है कि चलो अब ऑस्ट्रिया हंगरी को हम देखते हैं। और जब रशिया जंग की तैयारी कर रहा होता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी का भी फ्रेंड मुल्क या ग्रुप मुल्क जर्मनी, जो कि उस वक्त का बहुत ज़्यादा पावरफुल मुल्क होता है, वो रशिया के ऊपर पहले ही अटैक कर देता है कि तुम आओ ज़रा ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ, हम तुम्हें देख लेते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्क के ग्रुप्स ही एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब रशिया और सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस जंग के मैदान में आ जाता है और जर्मनी, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि उस वक्त का बहुत ज़्यादा पावरफुल मुल्क होता है, इससे पहले जर्मनी ने फ़्रांस को एक दफ़ा हराया भी होता है, जिसकी वजह से फ़्रांस बड़े गुस्से के साथ दोबारा सर्बिया और रशिया को सपोर्ट करने के लिए जंग के मैदान में आता है। लेकिन जर्मनी इसके ऊपर भी अटैक कर देता है फ्रांस के ऊपर। अब फ्रांस को बचाने के लिए द ग्रेट ब्रिटेन को भी मैदान जंग में आना पड़ता है। अब यहाँ पर समझते चले जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता अलायंस ग्रुप के कंट्रीज़ भी एक्टिव हो रहे हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर ग्रुप के कंट्रीज़ भी फाइट के लिए एक्टिव हो रहे हैं। वर्ल्ड वार वन के अंदर इटली का किरदार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि सेंट्रल पावर्स ग्रुप का कंटेम्प्रेरी होता है, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी का फ्रेंड होता है। लेकिन जब वर्ल्ड वार वन शुरू होती है तो इटली इनको बाय बाय करके आके अलायंस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। In the beginning of World War One, United States was neutral, but in 1917, United States joins the group of lines and participate in World War One against in Germany. यानी वर्ल्ड वॉर वन की बिगनिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, हमें ना अलायंस ग्रुप से कोई लेना देना है और ना सेंट्रल पावर ग्रुप से कोई लेना देना है। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों ग्रुप्स आपस के अंदर सुलह कर लें। लेकिन जब जर्मनी आकर अटैक करता है ना फ्रांस के ऊपर, रशिया के ऊपर और द ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, अकेला जर्मनी ही इनको संभाल के रखा होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जर्मनी बड़ा पावरफुल मुल्क है वर्ल्ड वार वन के अंदर। और वर्ल्ड वार वन के बाद इसके ऊपर बड़ा जुल्म किया गया है, अग्रेसिव जुंगिज़म को कहकर, उसे हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका जब देखता है कि जर्मनी ने अगर ये अलायंस ग्रुप के ममालिक्स को, कंट्रीज़ को हरा दिया, तो जर्मनी और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, ये इनके ऊपर कॉलोनाइज्ड हो जाएगा, इनके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और इसके नतीजे में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट वीक हो जाएगा। और इसलिए ये आकर अलायंस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करते हैं कि चलो इनको तो हम देख लेंगे, जर्मनी को तो कमज़ोर किया जाए। क्योंकि इससे पहले 1870 के अंदर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एक फ़ाइट होती है, जो कि 1870 से लेकर 1871 यानी एक साल तक चलती है और फ्रांस इसको हार जाता है। और इसके नतीजे में जो जर्मनी होता है ये फ्रांस के बहुत ज़्यादा हिस्सों पर काबज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास के दूसरे ममालिक होते हैं उनको वार्निंग मिल जाती है कि अगर हमने अच्छे हथियार ना बनाए, अगर हमने अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ ना किया, तो हो सकता है कि कल को जर्मनी आकर हमारे ऊपर भी कब्ज़ा कर ले। तो इस तरह वर्ल्ड वार वन से पहले ही एक डर सा बन गया था और सारे ममालिक्स ने सेल्फ़ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा किस्म के हथियार, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए गैसेस बनाना शुरू कर दी थी। एट लास्ट जो अलायंस ग्रुप होता है, जिसके अंदर 1917 के अंदर यूएसए, अमेरिका शामिल हुआ होता है, वो विन कर जाता है। और इसके मुकाबले में सेंट्रल पावर ग्रुप को, ऑस्ट्रिया हंगरी को और जर्मनी को हथियार डालना पड़ते हैं। और डेट होती है उस वक्त 11 नवंबर 1918, यानी ये वो डेट है जब जंग अज़ीम अव्वल या वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई है। जिंगोइज़म, वर्ल्ड वार वन की रीजंस में एक अहम रीजंस थी जिंगोइज़म। जिंगोइज़म का मतलब होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म,
या हम यूँ समझ लेते हैं कि एक होता है नेशनलिज़म और एक होता है एम्पिरिसिज्म। अब नेशनलिज़म में ये बात की जाती है कि हमसे जो वीक मुल्क हैं, जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, उनको अपने साथ लिया जाए, उनके साथ अच्छे तल्लुकात कायम किए जाएँ, उनको सिखाया जाए कि आप यहाँ से इस तरह बिज़नेस करें, यहाँ इकनॉमिक को इस तरह से डील करें, यानी उनको अपने साथ लेकर आया जाता है। तो ये होता है नेशनलिज़म। एक होता है अग्रेसिव नेशनलिज़म, यानी जिसे जिंगोइज़म भी कहा जाता है। इसके अंदर जो पावरफुल मुल्क होता है वो दूसरे मुल्क को बड़ी हकारत की निगाह से देखता है, यानी जो वीक मुल्क होता है वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह ना इसे मफलूज करो और इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लो, यानी इसे भी अपने अंदर शामिल कर लो। और अब जब यूरोप के अंदर अलाइज और सेंट्रल पावर जैसे कंट्रीज़ के दो डिफरेंट ग्रुप्स थे, तो यहाँ पर एग्रेसिव नेशनलिज्म देखने को मिला। यानी एक ग्रुप का जो कंट्री था वो दूसरे ग्रुप के कंट्री के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे बड़ी हिकारत की निगाह से देखता था। यानी एक वर्ल्ड वॉर 1 की रीज़न में जिंगोइज्म भी है। मीडिया मीडिया ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार अदा किया है। अपनी फेम हासिल करने के लिए दोनों ग्रुप्स यानी अलाइज और सेंट्रल पावर्स की जो भी न्यूज़ होती थी उन्हें जनरल पब्लिक और सोल्जर्स को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। अब जब जंग ख़त्म होती है तो अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए और आइंदा दोनों ममालिक के दरमियान जंग ना हो, इसके लिए एक ट्रीटी कायम की जाती है। और जो वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ये पेरिस के अंदर तय की गई। इसमें यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, और ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंट। अब जो कंट्रीज़ हार गई थी इनको बोलने का कोई हक नहीं था। जो इन्होंने ट्रीटी बना दी उसे उसको मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अमेरिका ने जर्मनी को बहुत ज़्यादा हद तक डाउन कर दिया, उसे वीक कर दिया, ताकि ये हमारे मुकाबले में कल को ना आ सके। जर्मनी को इस जंग का ज़िम्मेदार ठहराया गया और उन्हें कहा गया कि आपने एग्रेसिव नेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, इसलिए इस जंग के ऊपर जितने भी अखराजात हुए हैं वो आप पे करेंगे। इन्हें जुर्माने के तौर पर 33 बिलियन डॉलर्स देने के लिए कहा गया। इसके अलावा इनकी जो अफवाज थी वो सबमरीन और शिप्स, इनको जो है वो बैन कर दिए गए। जो एयरफोर्स थी जर्मनी की उसे बैन कर दिया गया। जर्मनी के मर्चेंट शिप्स इनसे ले लिए गए। जर्मन बहरी जहाज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंटेम्परे शिप्स भी जर्मन्स के ही पास था, जो इनसे ले लिया गया। इसके अलावा जर्मनी की फ़ौज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई कि आप 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज नहीं रख सकते। नेवी में सिर्फ आप 15,000 सोल्जर्स रख सकते हैं, और एयरफोर्स और सबमरीन को तो बैन ही कर दिया गया। इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर जो कि ख़त्म हो गई यूरोप से और टर्की मुल्क बन गया। 1920 के अंदर लीग ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, ताकि दोबारा से कहीं सारी दुनिया आपस में ना लड़ पड़े और इतना खून बहा ना हो। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।